गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BL सूर्यवंशम विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का पाठ 2 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो पाठ चल रहा है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। देखिए सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका फ़ायदा हमारे जीवन में क्या मतलब फ़ायदा है, लाभ है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ पढ़ भी चुके हैं। इसके आगे आज हम जो दूसरा भाग है आपका इस पाठ का, दूसरी क्लास है, ठीक है ना। और सूक्ष्म जीवों का हमारा जो औद्योगिक जीवन है उसमें किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, या औषधि में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन या टीका। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो किससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यदि कोई रोग कारक सूक्ष्मजीव मतलब ऐसा कोई सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो हमारे शरीर में सांस के साथ में या भोजन के साथ में कैसे भी प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है, उस सूक्ष्मजीव के खिलाफ, है ना, उसके सूक्ष्मजीव के खिलाफ लड़ने वाली एक एंटीबॉडी हमारे शरीर में जागृत हो जाती हैं और वो उससे लड़ाई करती हैं और उसको हटा देती हैं, है ना, उस सूक्ष्मजीव को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं। ये जो प्रतिरक्षी होती हैं जो लड़ रही हैं, है ना, वो हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं। रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। और आजकल जो कोरोना का भी टीका लग रहा है ना, वो इसीलिए लग रहा है कि जो कोरोना का वायरस है कोविड-19 वो हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उसके खिलाफ जो वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो लगाई जा रही है, वो क्या करेगी, इस प्रतिरक्षी का काम करेगी, ठीक है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं जन्म लेते ही उनके जो टीके लगते हैं या फिर कुछ महीनों बाद, सालों बाद, वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो अभियान देखा होगा। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है वो क्योंकि ताकि बच्चे को पोलियो नामक बीमारी ना हो, इसलिए उनको क्या दवाई पिलाई जाती है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब देखिए ये था टीका। इसके बाद में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी जो मिट्टी है, खेतों की मिट्टी होती है, फसल के लिए किस प्रकार लाभदायक बनाते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, हमारे वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन गैस उपस्थित है वो वैसे डायरेक्टली तो हमारे काम नहीं आती है ना, खेतों को नहीं मिलती है, लेकिन जो सूक्ष्मजीव होते हैं नीले हरे शैवाल एवं एक और होता है राइजोबियम नामक, ठीक है, तो वो ये क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके, स्थिरीकरण मतलब उस नाइट्रोजन को किसमें, हमारी जो मिट्टी है उसमें मिलाते हैं और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ाते हैं जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये देखिए कुछ ये डायग्राम भी हैं। ये है नीले हरे शैवाल और ये उसी के हैं, ठीक है। पर्यावरण का शुद्धिकरण,
अब कुछ सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में भी किस प्रकार सहायता करते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो दूसरे विद्यार्थियों ने घरों पर बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद्य में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते थे कि किस प्रकार हो सकता है। क्या होता है जैसे हम क्या करते हैं, जो गाय भैंसों का गोबर या कचरा जो होता है हम उसको इकट्ठा कर देते हैं। कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है स्वतः ही, है ना, खुद ही नष्ट हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और उस कचरे का क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं। विघटन करने के बाद में धीरे धीरे उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं और खाद्य में परिवर्तित कर देते हैं, खाद्य में चेंज कर देते हैं। क्या आपको, हाँ देखिए एक क्रियाकलाप किया है इसने, क्रियाकलाप 2.5। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए और दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर है? देखो क्या किया, एक गमला लिया, उसमें तो पौधे का कचरा जो पेड़ पत्तियां वगैरह या लकड़ी वगैरह वो सब डाल दिया, और दूसरे गमले में पॉलीथीन, प्लास्टिक की ये सब, कांच की बोतलें ये डाल दी। तो कुछ समय बाद जब हम देखेंगे तो क्या होता है, अपशिष्ट जो होता है उसका अपघटन खाद में होता है। लेकिन कौन से वाले का? जिसमें हमने पौधे का कचरा डाला था, मतलब ए वाले का, है ना। और बी का कुछ नहीं होता, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं किया जाता है। तो ये थे हमारे वो सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन में लाभदायक थे, है ना, मानव जीवन में। अब हम पढ़ेंगे वे सूक्ष्म जीव जो हमारे मानव जीवन में नुकसानदायक होते हैं या हानिकारक होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं जो भोजन को भी प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं, है ना। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। देखिए क्या क्या होता है। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव पहले तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति को हो गया कोई रोग, अब वो क्या करेगा, उसको जब वो सांस ले रहा है तो या छींक रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसके साथ में ही वो रोग जनक जो कीटाणु हैं या रोगाणु हैं वो क्या हो रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस या विषाणु भी वायु में आते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसा अभी बताया था। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है।
अतः सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। इसीलिए तो हम भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि जो मक्खियाँ होती हैं वो हर जगह पर बैठती हैं, गंदी जगह पर बैठती हैं। तो गंदी जगह से वो क्या करती हैं, अपने पैरों में कीटाणु लेकर आती हैं, जीवाणु लेकर आती हैं, वायरस लेकर आती हैं, और उन सब का अब जब उनको खाना मिल जाता है कहीं रखा हुआ तो उस पर भी बैठ जाती हैं, और उनके जो साथ में जो सूक्ष्म जीव आए थे, हानिकारक सूक्ष्म जीव, वो क्या होते हैं, उस खाने पर रह जाते हैं और उसको खाने से हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपना भोजन जो है वो ढककर रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसका एक अन्य उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया हुआ है, मच्छर प्लेज्मोडियम, मलेरिया का परजीवी होता है ये, है ना, मलेरिया रोग का रोगवाहक का क्या नाम है, मच्छर प्लेज्मोडियम है इसका नाम। मादा एडिस मच्छर डेंगू का है, डेंगू का वायरस का वाहक है। हमें मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। सभी मच्छर कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? जल में। तो क्या करना चाहिए? गंदा जल कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, या फिर पानी को भी हमेशा ढककर रखना चाहिए। हमारे जो कूलर वगैरह होते हैं उनकी भी हमेशा सफाई करते रहने चाहिए, ठीक है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा करने से रोक सकते हैं। ऐसे उपाय की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिन्हें अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।